हेलो स्टूडेंट्स, पिछली दो वीडियोज में मैंने आपको मौर्य प्रशासन के अंतर्गत केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, नगर व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था के बारे में बताया था। आज मैं आपको न्याय व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप में बताऊंगी। मौर्यों के एक तंत्रात्मक शासन में सर्वोच्च जो न्यायाधीश होता था वो होता था सम्राट। सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। वह सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई थी उसकी अंतिम अदालत होता था। इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें होती थी। न्यायालय दो प्रकार के प्रमुख रूप से थे। पहला था धर्मस्थीय न्यायालय, दीवानी न्यायालय था। यह दीवानी मामलों से संबंधित था। दीवानी मामलों से संबंधित था। और जो इसका न्यायाधीश था वह धर्मस्थीय कहलाता था। न्यायाधीश जो था वो था, उसको क्या कहते थे? धर्मस्थीय। न्यायाधीश को धर्मस्थीय व्यवहारिक कहा जाता था। दूसरा जो न्यायालय था वो था कंटक शोधन न्यायालय, जिसको फौजदारी न्यायालय कहा जाता था। इसमें व्यक्ति और राज्य के बीच के जो विवाद होते थे, व्यक्ति व राज्य के बीच के विवादों का निपटारा किया जाता था। विवादों की सुनवाई होती थी। ठीक है, यानी मुख्य रूप से इसमें व्यक्ति और राज्य के बीच में अगर विवाद होता था तो इन न्यायालयों में इनका निपटारा होता था। और इसका जो न्यायाधीश होता था उसको बोलते थे प्रदेष्टा। न्यायाधीश क्या कहलाता था? प्रदेष्टा। ठीक है, जो धर्मस्थ है उसका तो व्यवहारिक या धर्मस्थ कहलाता था। धर्मस्थ, नॉट धर्मस्थीय। ठीक है, और धर्मस्थ। ठीक है, और इसका कहलाता था प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के न्यायालय थे। मौर्य काल में जो सबसे छोटा न्यायालय होता था वह ग्राम न्यायालय था। ग्राम सभा होती थी। इसमें ग्राम सभा के जो वृद्ध होते थे वो मिलकर न्यायालय करते थे। और उसके अलावा अन्य न्यायालयों में संग्रहण न्यायालय, खारोटिक न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय, स्थानीय न्यायालय, जनपद न्यायालय और पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय होता था। तो सबसे जो उच्च न्यायालय होता था वो राजा का न्यायालय होता था। ठीक है, और अशोक के समय जनपद का जो मुख्य न्यायाधीश था वो राजुक कहलाता था। नगर का मुख्य न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। अर्थशास्त्र में विवाद के निर्णय के लिए कानून के 4 अंगों का वर्णन किया गया है। 4 अंग बताए गए हैं जिन्हें चतुष्पद कहा जाता है। ये निम्नलिखित है 4 का जो है। पहला है धर्म, दूसरा है धर्म यानी कि सार्वभौमिक कानून है। दूसरा है व्यवहार, इसमें पुराने जो निर्णय होते थे उनके आधार पर निर्णय दिया जाता था। तीसरा है चरित्र, यानी जो गांव के अपने रीति रिवाज होते थे, परंपराएं होती थी, उनको ध्यान में रख करके निर्णय देना। और चौथा होता था राज्य शासन, यानी कि राजाज्ञा, जो राजा के द्वारा विभिन्न प्रकार के कानून बनाए जाते थे, ये इसके अंतर्गत आते थे। मैगस्थनीज के विवरण से पता चलता है कि जो दंड की कठोरता थी वो अपराध पर निर्भर करती थी। बहुत कठोर दंड दिए जाते थे, जिसमें मृत्युदंड, अंग विच्छेद, कारावास, जुर्माना आदि ऐसे दंड प्रचलित थे। अगर मान लो कोई ऐसा अपराध है जिसमें कोई फैक्ट्स नहीं मिल रहा, प्रमाण नहीं मिल रहा, तो वहाँ जल, अग्नि तथा विष द्वारा परीक्षाएं ली जाती थी। तो इस प्रकार की हमें जो न्याय व्यवस्था है उसका उल्लेख मिलता है। अगला है सैनिक गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था यूनानी लेखकों ने गुप्तचर, जो मौर्य काल की जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन है उसकी सफलता बहुत हद तक कुशल गुप्तचर विभाग पर आधारित थी। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। इस विभाग में वही व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे जिनकी चरित्र की शुद्धता और निष्ठा की परीक्षा सब प्रकार से ले ली जाती थी। जो यूनानी इतिहासकार हैं, जिसमें प्लिनी और एरियन आदि, इनको अलग नाम से संबोधित किया है। यूनानी लेखों में इनको निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर तथा ओवरसियर इनको कहा गया है। एरियन ने इनको निरीक्षक यानी वो कहा है ओवरसियर कहा है उसने, और जो स्ट्रैबो है उसने उसको
निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर नाम से संबोधित किया है। इस विभाग में स्त्रियां भी काम करती थी और दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। दो श्रेणियां थी। पहला है संस्था, जो एक ही स्थान पर रह करके स्थायी रूप से काम करते थे, और दूसरी थी संचारा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते भ्रमण करते थे, जो भ्रमणशील थी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और ठीक है, और जो स्थायी थे। ठीक है, इस प्रकार से तो ये दो प्रकार के जो गुप्तचर लोग होते थे वो विभिन्न प्रकार के वेश धारण करके समाज में रहते हुए अपना काम करते थे। अगला आता है सैनिक प्रशासन या सैनिक व्यवस्था। चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत विशाल सेना थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो केंद्रीय शासन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग था सेना विभाग। इसकी सेना के संदर्भ में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पदाती, 30,000 अश्वारोही, 24,000 रथी और 6,000 रथ, 9,000 हाथी और 3,600 गजारोही थे। इतनी विशाल सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। मेगस्थनीज ने इस सैन्य प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन कहा है। उसके अनुसार सैनिकों के लिए इस सेना के लिए एक पृथक विभाग था, और इसका जो प्रशासन है, इसकी शासन व्यवस्था है, इन 30 सदस्य थे जिसके द्वारा इसका प्रशासन किया जाता था, शासन व्यवस्था की जाती थी। इन 30 सदस्यों की 6 समितियां थीं और हर समिति में 5 सदस्य होते थे। जो पहली समिति थी वो जल सेना का संचालन करती थी। द्वितीय समिति सेना के लिए रसद सामग्री की व्यवस्था करती थी। तृतीय समिति पदाती सेना की व्यवस्था करती थी। चतुर्थ समिति अश्वारोहियों से संबंधित थी। पांचवी समिति रथ सेना से संबंधित थी और छठी समिति हस्ती सेना से संबंधित थी। तो इस प्रकार जो सेना का प्रशासन है इन 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। सेना को नगद वेतन दिया जाता था। सेना का वेतन इतना अधिक था कि वे बड़े आराम से अपना तथा अपने आश्रितों का जीवन निर्वाह कर सकते थे। उसका जो सैन्य संगठन था उसके 3 अंग माने जाते हैं: दुर्ग, शस्त्रागार और सेना। अर्थशास्त्र में हमें निम्न दुर्गों का उल्लेख मिलता है, जिसमें औदक दुर्ग कहते हैं जल दुर्ग को, जो नदी, द्वीप आदि में बनाया जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है दुर्ग कहा जाता है, जो उनके मरुभूमि या झाड़ी के बीच में बनाया जाता है। और उसके अलावा वन दुर्ग घने जंगलों में बनाए जाने वाले दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता था। सीमांत प्रदेशों की रक्षा सुदृढ़ दुर्गों के द्वारा की जाती थी। और अंतपाल नामक जो पदाधिकारी होता था, अंतपाल नामक पदाधिकारी दुर्गों के अध्यक्ष होते थे। ठीक है, ठीक है, दुर्गों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अंतपाल। अगला आता है भूमि एवं राजस्व प्रशासन। चंद्रगुप्त मौर्य की सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ वित्तीय आधार पर अवलंबित थी। साम्राज्य के समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता था। कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया था तथा अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। जो भूमि होती थी उस पर राज्य और कृषक दोनों का अधिकार होता था। तो जो मुख्य आमदनी का जो स्रोत होता था वो होता था भूमि कर या भू राजस्व कर। तो जो भूमि होती थी वो 2 भागों में विभक्त होती थी। पहली भूमि है राजकीय भूमि। राजकीय भूमि यानी कि जो सीधे राजा के अधिकार में होती थी या राज्य के अधिकार में होती थी, और इससे जितनी भी आय होती थी वो सारी आय किसकी होती थी? राजा की या राज्य की होती थी। उसको क्या कहते थे? सीता। जो आय होती थी यानी कि जितना भी जो आय मिलती थी, जो जितना भी भू राजस्व होता था उसको सीता कहा जाता था। और राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था उसको कहते थे सीताध्यक्ष। ठीक है, अधिकारी को क्या कहते हैं? सीताध्यक्ष। और यह दासों, कर्मचारियों और बंदियों की सहायता से इस भूमि पर खेती करवाता था। ठीक है, और यह राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होता था,
यह भूमि का। और दूसरी भूमि होती थी जो कृषकों के अधीन होती थी, इनकी कृषकों की व्यक्तिगत भूमि होती थी। इससे मिलने वाले भूमि कर को क्या कहते थे? भाग। यह भाग कहा जाता था और यह उपज का जो कुल उपज होती थी उसका 1/4 या 1/5 भाग लिया जाता था। ये कृषकों को, राजा को देना होता था। ठीक है, तो इस प्रकार दो कर हो गए, एक तो सीधा और दूसरा भाग। इसके अतिरिक्त जो सिंचाई के साधनों का भी उपयोग किया जाता था अगर कृषकों के द्वारा, तो उनको सिंचाई कर भी देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य कर थे, ये तो भूमि कर मुख्य कर है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ कर थे जिनका उल्लेख हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। उसमें पहला बताया गया है सेतु। सेतु कर होता था जो फल फूल, ईख, सुपारी, तरकारियों, मसाले आदि से लिया जाता था। वन कर जो वन की उपज से लिया जाने वाला कर था। उसके अलावा वनों के जानवर, लकड़ी आदि से प्राप्त होता था। उसके अलावा आयात कर और निर्यात कर भी प्रमुख कर होता था। आयात कर देश से बाहर, देश में जो आयात की जाने वाली वस्तु थी और बाहर जो जाती थी, जो निर्यात की जाने वाली वस्तु थी, इन दोनों पर ही कर लगाया जाता था। आयात कर को प्रवेश से कहा जाता था और निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता था। ठीक है, आयात कर की दर सामान्यतः 20% थी, लेकिन हमें जो निर्यात कर है उसके बारे में, दर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा हमें और कर के बारे में मालूम जानकारी मिलती है। दुर्ग कर, यह नगरों से होने वाली आय थी। नगर या अन्य क्षेत्रों से जो आय होती थी, जैसे शुल्क के रूप में, मुद्रा के रूप में, बूचड़ खाने के रूप में, तेल, वैश्या आदि के रूप में, तो उसको कहता था दुर्ग। खनी खानों से प्राप्त आय, बड़िकपत्र, जल तथा स्थल मार्गों पर लगने वाला व्यापारिक कर। तो इस प्रकार हमें इतने सारे करों के बारे में जानकारी मिलती है। जो वित्त विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो संनिधाता होता था, जो इसकी पूरी तरह से व्यवस्था करता था। अर्थशास्त्र में जो आय होती थी, इसके व्यय के भी बहुत सारे मद बताए गए हैं, जैसे सम्राट और उसके परिवार के भरण पोषण में व्यय किया जाता था, मंत्रियों अमात्यों के वेतन में, सड़क, नहर, अस्पताल आदि में, सैनिक कार्यों पर, धार्मिक संस्थाओं को, निर्बलों को सहायता देने में, उद्योग व्यवसाय आदि में, लोकहित कार्य में। तो इस प्रकार यह जो आय होती थी उसका व्यय किया जाता था। अगला जो आता है जन कल्याणकारी कार्य। यद्यपि चंद्रगुप्त मौर्य निरंकुश था, परंतु उसने अपनी प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी तथा सुविधापूर्ण बनाने के लिए अनेक उपाय किए। यातायात की सुविधा के लिए उसने विशाल राजमार्गों का निर्माण करवाया। पश्चिम भारत में उसने अपनी सुविधा के लिए, जनता की सिंचाई की सुविधा के लिए, जैसा कि हमें उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त का एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था सौराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सब जो कार्य थे जनहित कल्याणकारी किए जाते थे। उसके अलावा कौटिल्य सिंचाई के लिए बांध बनाने की आवश्यकता पर बहुत अधिक बल देता है। वो कहता है कि कृषि योग्य भूमि का अधिक से अधिक विस्तार किया जाना चाहिए। अशोक के समय उसके राज्यपाल तुसास ने झील से पानी के निकास के लिए नहरें बनवाई थी। और उसके अलावा नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के औषधालयों तथा विद्यालयों की स्थापना भी राज्य की ओर से करवाई जाती थी। जनता को व्यापारियों को शोषण से बचाने, दासों को स्वामियों के अत्याचार से बचाने के लिए अनेक उपाय किए गए थे। राज्य द्वारा अनाथों, विधवाओं, मृत सैनिकों, कर्मचारियों के भरण पोषण आदि की व्यवस्था की जाती थी। तो जो कौटिल्य है उसने जिस विस्तृत शासन की रूपरेखा प्रस्तुत की थी उसमें प्रजा हित को सर्वोच्च स्थान दिया गया था और यही इस शासन की प्रमुख विशेषता थी। प्रजा के हित के लिए विभिन्न प्रकार के नहरों का, सरायों का, सड़कों का, कुएं, तालाब, झील, औषधालय, इन सब का निर्माण करवाना शासन जो राजा है उसका प्रमुख उत्तरदायित्व माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन आदर्श था वो अर्थशास्त्र की इन्हीं पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। अपना प्रिय करने में राजा का कोई हित नहीं है, बल्कि जो प्रजा के लिए हो, हितकर हो, उसे करने में राजा का हित होता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त की जो शासन व्यवस्था थी उसने एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ किया था। चंद्रगुप्त की जो शासन व्यवस्था थी उसी शासन व्यवस्था को अशोक के द्वारा ऐसे कि
यहाँ तक उसने पूरी की पूरी तरह स्वीकार कर लिया था, लेकिन कुछ उसने और उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। कुछ उसने अधिकारियों की नियुक्ति उसके द्वारा की गई थी, जिसमें जो अधिकारियों का हमें उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसमें है एक तो सबसे बड़ा जो सुधार किया गया था वो था अशोक के द्वारा धर्म विभाग की स्थापना। अशोक द्वारा धर्म विभाग की स्थापना की गई। अभी तक किसी के द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई थी, अशोक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी धर्म विभाग की। उसके अलावा उसके द्वारा कुछ हमें अधिकारियों का उल्लेख मिलता है जो उसके द्वारा नियुक्त किए गए थे। उन अधिकारियों में एक है युक्त, दूसरा है राजुक। ये जो युक्त होते थे जिले के अधिकारी थे। इनका उल्लेख हमें तीसरे शिलालेख में मिलता है। दूसरा है राजुक। यह राजुक का जो पद था यह बंदोबस्त अधिकारी के रूप में था, ठीक है। और तीसरा है प्रादेशिक। यह मंडल का अधिकारी होता था, जिसको प्रादेष्टा भी कहा गया है, प्रधान अधिकारी। और इसके अतिरिक्त हमें एक और प्रमुख उल्लेख मिलता है, वो है धर्म महामात्र। धम्म महामात्र, इसका भी उल्लेख मिलता है। इसका कार्य था विभिन्न संप्रदायों के बीच सामंजस्य बनाए रखना, राजा तथा उनके परिवार के सदस्यों से धमदान करना। तो यह, और इसके अलावा यह देखना कि किसी व्यक्ति को अनावश्यक दंड या यातना तो नहीं मिली है, ये इसका मुख्य कार्य था। तो इन प्रकार के हमें अधिकारियों का उल्लेख मुख्य रूप से मिलता है। तो इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सक्षम, सुनियोजित और सुसंगठित शासन प्रणाली की स्थापना की। इस शासन प्रणाली में कुछ सुधार अशोक ने किए थे, परंतु उसके बावजूद भी जो मौर्य शासन प्रणाली इतनी विस्तृत रूप से नियोजित की गई थी, जिसमें अनेक विभाग तथा अधिकारी थे जिनके कार्य जो पूर्णतः स्पष्ट कर दिए गए थे, और ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रशासन अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के प्रशासन से भी कहीं अधिक सुसंगठित थी। मौर्य शासकों ने एक ऐसी जनहितकारी शासन प्रणाली की स्थापना की जिससे इतना विस्तृत साम्राज्य संगठित रह सका और भारत को राजनीतिक एकता प्रदान कर सका। धन्यवाद।